प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान की मुसलसल तनकीद के बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने भी अहम राजों से पर्दा उठा दिया। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर को इमरान खान की नाकामी की बड़ी वजह करार दे दिया। कमर जावेद बाजवा को किन बातों पर अफसोस है और उन्होंने कौन कौन सी गलतियों का एतराफ किया है, साबिक आर्मी चीफ की सीनियर सहाफी जावेद चौधरी से मुलाकात की कहानी की अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में डॉलर्स खत्म हो गए, स्मगलर्स डॉलर्स अफगानिस्तान ले जाते रहे, हुकूमती इदारों की बदतरीन कारकर्दगी का पोल खुल गया, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर माहिर माशियात शब्बर जैदी से होगी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की खौफनाक रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश, सिंध से ताल्लुक रखने वाले वज़रा और एहसन इकबाल की वजारत मनसूबाबंदी आमने सामने आ गए। किस सूबे को कितना नुकसान हुआ और कितने सेक्टर्स इससे मुतासर हुए, काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। क्लास साहब से कहेंगे कि इस पे थोड़ी रोशनी डालें। और क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि इमरान खान जब से उनकी हुकूमत गई है उन्होंने एक तनकीद का एक नॉन स्टॉप सिलसिला कमर जावेद बाजवा के ऊपर रखा। कोई ऐसा फोरम मौजूद नहीं था जिसपे जनरल साहब जो है वो आकर अपनी सफाई देते या अपना मौकिफ देते। दिया उन्होंने बहरहाल कुछ फोरम्स पे। अब आज उन्होंने जो एक तरह से खामोशी उनकी टूटी है और जावेद चौधरी के इस कॉलम के थ्रू बहुत सारे राज हैं जिनसे पर्दा उठा है। कुछ उनको रिग्रेट्स हैं, कुछ पे उनको अफसोस है, कुछ को उन्होंने काउंटर स्ट्रैटेजी एक सोची हुई है कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को डिस्क्लोज करूंगा लोगों के सामने। तो कैसे देख रहे हैं ओवरऑल उस तमाम तर मुलाकात की कहानी को? यही हम इंतज़ार कर रहे थे कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कब अपनी खामोशी तोड़ते हैं। अगरचे उन्होंने आखिरी तकरीर में भी जिक्र किया था, आपको याद होगा, जिस दिन यहाँ पे चेंज ऑफ कमांड हुई थी, लेकिन इन वेग वर्ड्स वगैरह, एक पार्टी एक लीडर, इस तरह की बात की थी उन्होंने। तो इस तरह खुद बात उस पर नहीं थी और उन्होंने शायद वेट किया। महीना, मेरा ख्याल महीना होने वाला है, शायद कल परसों उनको पूरा महीना हो जाएगा। आज 27 है तो 29 नवंबर को उन्होंने छोड़ा था। तो ही माइट बी वेटिंग कि मेरी जो इतनी जर्नलिस्टों से दोस्तियां थी, बुलाते थे, आर्मी हाउस में बुलाए जाते थे, रात को बुलाए जाते थे, फिर उसके बाद ब्रीफिंग्स होती थी, बड़ी उनकी बड़ी फ्रेंडशिप थी, दोस्तियां थी इनके सहाफ़ियों के साथ। ऑलमोस्ट हर, मेरा ख्याल है, महीने में एक आध तो होती थी मुलाकातें। सो उनके जहन में ये हो गया कोई सहाफ़ी कोई आएगा और मुझे शायद उसका डिफेंड करेगा कि जनाब की बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं खान साहब। तो वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं उठी फॉर मैनी रीजन्स। वो अब उसकी कई रीजनिंग उसकी हो सकती है, उसको एक साइड पर रख देते हैं कि लगेज या बैगेज इतना ज़्यादा है जनरल बाजवा साहब का, मेरा ख्याल इन 6 सालों में, कि वो शायद उनके करीबी दोस्त भी जो है ना, जो अगर उसमें हैं, अगर मीडिया में हैं कुछ, अगर उनके सिंपथाइजर, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों से उनकी दोस्तियाँ थी, तो वो भी शायद बैगेज उठाने को तैयार नहीं हो। चलें, ये तो अपनी साइड पर आ गया। दूसरी साइड थी कि शायद वो वेट कर रहे हो ISPR जो है, अगर ISPR की तरफ से उनको डिफेंड किया जाएगा तो वहाँ से किया जाएगा। जैसे पहले आती थी, आपको याद होगा, वहाँ से ट्वीट्स आते थे जब पहले वहाँ इफ्तिखार बाबर साहब थे, तो वो आके कुछ ना कुछ कहते रहते थे, जी नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो अब की दफ़ा वो भी साफ ज़ाहिर है, एक महीना हो गया, वहीं से भी खामोशी है, क्योंकि नए चीफ है, उन्होंने भाई साहब हमारा कोई तल्लुक नहीं, हम सियासी मामलात में इश्यूज़ में पढ़ते ही नहीं है, हम अपना फौजी काम है वही काम करते हैं। और क्योंकि खुद उन्होंने, जनरल साहब ने कहा हुआ, जी फौज जो है वो आप पॉलिटिकल हो चुके, बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है, फिर आप जाने और इमरान खान साहब जाने। ये वैसे हर चीफ के साथ होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो चीफ बैठा होता है वो ऐसे बंदे को आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं जो उनकी पसंद का हो, और हर दफ़ा चीफ जो लगते हैं उनकी पसंद के अगेंस्ट लगते हैं। लिहाजा एक नेचुरल सा एक डिस्टेंस जो है ना वो आता है। और प्लस आपकी लेगेसी होती है 6 सालों की, बहुत सारा बैगेज है जनरल बाजवा साहब का, बहुत सारा बैगेज जो अनयूजुअल है। अब ये बैगेज जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी था, जनरल जिया साहब के साथ भी था, ये जनरल उनके अयूब खान साहब के साथ भी था कि जो यहाँ पे आगे मार्शल लॉ लगाएंगे, एक्सटेंशन लेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम होंगे। जनरल कियानी साहब के लिए बहुत बड़ा बैगेज था। आई रिमेंबर उनके भाइयों पे बड़े स्कैंडल आते थे, स्टोरीज आती थी, कोई नहीं डिफेंड करता था, वो भी बड़ी मिन्नतें करते थे उस वक्त ISPR की कि जनाब आप ज़रा इस पर बात करें, इधर उधर से फ़ोन सिफारिशें। उन्होंने कहा नहीं सर, आपका काम है, आपके भाई हैं, आप संभालें। अब वही सिचुएशन जो है इनको यहाँ पे बाजवा साहब, ये काम उनको जनरल रहील को नहीं फेस करना पड़ा। आप नोट करें, 3 साल रहे, वो चले गए। जनरल इवन जहांगीर करामत को भी नहीं करना पड़ा, बल्कि बहुत सारे लोग एक उनके और हवालों से बात करने आगे करते होंगे। जनरल जहाँ वहीद काकड़ थे उनको नहीं करना पड़ा, ये बैगेज नहीं था, 3 सालों में रहे, चले गए। सो जो भी एक्सटेंशन लेता रहेगा, जो भी इतना पोलिटिकली तौर पर इन्वॉल्व होगा, उसका बैगेज होगा। और जो नई क़यादत है कि आर्मी की, वो अपने आप को डिस्टेंस करेगी, वो बैगेज नहीं उठा सकती कि आपका 6 सालों के मसाइल हैं,
मैं एज न्यू चीफ, नई हमारी मैनेजमेंट या हमारा नया जो स्ट्रक्चर है, वो बैठ के आपके तमाम जो एक्ट्स हैं इसके माजी के, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, तो उनको हम ओनरशिप क्यों दें? इट्स अंडरस्टैंडेबल। दुनिया भर में हर सीईओ, जो नया सीईओ आता है किसी कंपनी का भी, वो पिछले इसको बैगेज के साथ वो नहीं आएगा। ये तो एक चीज़ क्लियर करनी जरूरत है। अब आप उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि वो सहाफ़ियों से, एंकर से मिलना शुरू करें और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी उनको बताना शुरू करें। जावेद चौधरी साहब ने जैसे आज लिखा है, इट मीन्स कि उन्होंने इनको ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें बताई हैं और उसमें कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा चौधरी साहब ने कि मुझे उन्होंने मना किया या उन्होंने मुझे रोका। सो उन्होंने भी खुलकर बातें की हैं और जावेद चौधरी साहब ने भी एज इट इज़ खुलकर उनको लिखा है। अब आते हैं कि उन्होंने इनकी शफात क्या की हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं। एक तो देयर इज अ ह्यूज सेंस ऑफ बिट्रेयल मुझे नजर आती है इसमें, पूरे इसमें इमरान खान साहब, और अगर आपने इनको जज करना हो जनरल बाजवा साहब को, व्हाट वेंट रॉन्ग, एक लफ्ज में आपने इनको सम अप करना हो कि क्या हुआ है, तो देयर इज अ ह्यूज सेंस ऑफ बिट्रेयल ऑन बोथ द साइड्स। इमरान खान साहब समझते हैं, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं पता, मैं सिर्फ एक लफ्ज इसमें फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फीलिंग्स और तकरीरें, बातें सबको पता है खान साहब ने क्या करते रहे हैं और अब वो उन्होंने आज क्या किए। तो वन वर्ड वही है कि बिट्रेयल। इमरान खान साहब समझते हैं कि जनाब कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने इनको कहा चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, फलान आ रहे हैं, चौकीदार थे, ये थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, चोरों डाकुओं को इन्होंने आके मुसल्लत कर दिया, बिठा दिया। वो क्यों इसको सेंस ऑफ बिट्रेयल समझते हैं? अभी वो कह भी रहे हैं इमरान खान साहब कि जनाब के इनको एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खान साहब ये समझते हैं कि भाई साहब आपको मैंने 3 साल के लिए नया अपना चीफ लगाया, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर है, मैंने तरमीमें करवाई, मैंने ड्राफ्ट बनवाया, सब कुछ किया, आपको चीफ लगवा दिया मैंने, मतलब है मैंने एक्सटेंशन दिलवा दी, आपने 1.5 साल बाद मुझे हटा दिया, खुद आप मतलब कंटिन्यू करते रहे, मैं जिसने आपको एक्सटेंशन दी थी मैं चला गया, मेरी हुकूमत खत्म की, बला बला। उनको ये इनसे वो हैं मतलब शिकायतें हैं खान साहब को कि चोर डाकू जो थे आपने उनको बिठा दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। उनके साइड पे क्या बिट्रेयल है? वो समझते हैं कि इमरान खान साहब ने हमारे साथ हाथ किया है, वो ये कहते हैं हमारे दिए हुए फेवर्स थे जिस पर ये गवर्नमेंट चलती रही। यस, वो ये कह रहे हैं जनाब, बड़ी उन्होंने 2 खतरनाक बातें की हैं जनरल बाजवा साहब ने। आई होप कि अगर लोगों ने जिनके वो पढ़ी हैं उनको आई होगी समझ। उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब का कंटिन्यू करना, अगर मैं ना इंटरवीन करता, मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरनाक था। नो दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। चलो जमहूरियत के लिए तो जो इट मीन्स कि उन्हें नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं हमारे कंधों पे आए और अब वो जमहूरियत के साथ कोई बड़ा खेल खेलना चाहते हैं। मर्जी का मतलब है, जो कहना ये चाह रहे होंगे, कहा नहीं है, लेकिन जमहूरियत का नुकसान क्या है कि ये फाशिस्ट इनमें टेंडेंसीज आ रही थी कि बस मेरी मर्जी से सब कुछ होना चाहिए, हर बंदा पकड़ लो, नैब हो, अदालतें हो, मीडिया हो, फौज हो, जहां पे भी हो, जो मैं कहूंगा ये उसी तरीके होना चाहिए। क्योंकि खान साहब बड़े मुतासिर हैं उससे, उस सऊदीज मॉडल से, उससे रशियन मॉडल से, चाइनीज मॉडल से या नॉर्थ कोरियन मॉडल से, नाम तो नहीं लेते वो, इन मॉडल से कि जनाब जहाँ पे आप जो बादशाह सलामत है, जो कुछ कह दे अपने अपोनेंट के साथ आपने वही करना है। सो वो शायद यही चाहते थे जिस पे उन्होंने रजिस्ट किया। उनके बकौल वो ये कहना चाह रहे हैं मुल्क की, कहते हैं कि मुल्क के खिलाफ भी। अब ये बड़ा इट्स अ वेरी डीप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है। वो कौन सा है? वो जो कहते भी थे, अगर मैं पहले भी आपको याद होगा कह चुका, पाकिस्तान 3 मुल्कों के बगैर नहीं चल सकता। बस स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ। चाइनीज हैं आपके साथ, सऊदीज और अमेरिकन, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, 3 मुल्क आपकी साइड पे रहने चाहिए। अब इन तीनों को आपने कैसे इनको कोऑर्डिनेट करके अपनी साइड पे रखना, ये आपकी एक्सपर्टीज है। आप इन 3 मुल्कों को यहाँ पे आप नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको बहुत तरीके में हम नौकर हैं, आप अपनी उस यूई उनसे उनके तल्लुकात खराब हो चुके थे। ये समझ रही थी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के जनाब हमारे इस वक्त दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक के साथ तल्लुकात खान साहब की वजह से खराब हो गए। ये काम तो इंडिया भी नहीं कर सका था कि आइसोलेशन में हमें आगे इंटरनेशनल लेवल पे इतनी चली जाती कि अमेरिकन के खिलाफ, सऊदीज खिलाफ, चाइनीज खिलाफ। इवन आपको याद होगा सऊदीज ने तो पहली दफा उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ को उन्होंने दावत दी थी, इतने तक ये कभी नहीं हुआ। हम तो अपनी ओएसी बनाना ये शुरू हो गए थे अगेंस्ट सऊदीज के चीजों के। सो उस चीज पे आर्मी को तो लगा भाई साहब ये तो ये बहुत सारे हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, सिक्योरिटी के भी, नेशनल सिक्योरिटी के, हमारे स्ट्रेटिक। सो वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जब ये बात करते हैं कि खान साहब जमहूरियत के लिए या मुल्क के लिए नुकसानदेह हो रहे थे, सो उन्होंने कहा मैं चाहता तो मैं इनकी तारीफें किया रखता, मैं इनको कंटिन्यू कराता और उसके बाद ये मेरे हाथ में बड़ी तकरीर करते, मैं घर चला जाता, लेकिन बकौल उनका मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, ये उनका ख्याल है। अब वो वही फील कर रहे हैं कि मैंने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया। अब उनका ये कहना कि जी मुझे खान साहब ने जबरदस्ती वो दी, एक्सटेंशन दी, मैं नहीं बई करता यार कोई ज़बरदस्ती आर्गूमेंट, आपको कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं दे सकता। उसमें खुद भी कहते हैं जावेद चौधरी साहब को कि मुझे चाहिए था, मैं इनकार कर देता, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। इनकार आप वहाँ मिट्टी और स्वाग करते सर। आप तो बकायदा वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के समने बनवा रहे थे, उसमें वो ड्राफ्टिंग हो रही थी कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ डालना है, किधर 3 दिन तो मुशावरत होती रही है। मुझे याद है 3 दिन सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा है। आपके पास अच्छा खासा टाइम था सोचने के लिए कि आप कह देते कि सर सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया, डिबेट्स हो रहे हैं मुल्क भर में, एक आर्मी के इंस्टीट्यूशन के हेड जो है ना उसको इस तरह डिबेट में नहीं आना चाहिए, लिहाजा आई एम क्विटिंग।
सो ये नहीं मानने को तैयार कि आपको खान साहब जबरदस्त, अच्छा दी भी थी जबरदस्त, फिर आपको फिर जनरल काकड़ की तरह, यानी आप तो ये कहते थे जनरल काकड़ इज माय रोल मॉडल, उन्होंने खुद बताया था उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, मैं सर आपका इतने आर्मी चीफ रहे हैं, हु इज योर मॉडल आर्मी चीफ के तौर पर, अगर हु इज योर हीरो, आप इतने सारे जनरल्स रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मेरे जो है अब्दुल वहीद काकड़ साहब हैं, वो मेरे हीरो हैं। भाई उन्होंने तो नहीं ली थी, आपने ले ली सारी वहां पे। अच्छा, इसके बाद ये उसमें चीज़ है कि वो समझते मुझे नहीं लेने चाहिए। मेन चीज़ जो इनके शफात हुए हैं वो जनरल फैज के हवाले से हैं। और कुछ वुज़रा की भी, वुज़रा क्विकली अगर आप बताएं कि उन्होंने तारीफें भी की हैं, कुछ की बुराइयां भी की। वो तो साफ ज़ाहिर है वो चीज़ें होनी थी, उस पर मैं आता हूँ। इस पे जो मेन चीज़ थी इसमें जनरल फैज के हवाले से, जनरल फैज के हवाले से आम तस्वर ये है कि जनरल फैज की और आर्मी चीफ की नहीं बन रही, तो इमरान खान साहब ने भी कहा जी शायद ये तस्वर था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं बनाना चाहता। फिर इनको DGISA से उन्होंने हटाया भी इसलिए किया था कि मेरे खिलाफ साजिश करनी थी, मुझे उन्होंने हुकूमत से निकालना था, लिहाजा फैज को हटाया गया। सो ही वाज अगेन, आप और मैंने तो फैज साहब को नहीं हटाया था ना, वो तो वहीं से होता, जनरल बाजवा साहब हटा रहे थे। सो फिर उनको पिशावर में लगाना, पिशावर से उठा के भावलपुर भेज देना, सो सारी चीजें वहीं से हो रही थी। अब वो ये पता चला है कि जनरल फैज और उनकी तो माशाल्लाह बड़ी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो तो इनसे मिलने भी आए थे जो जवेद चौधरी साहब के कालम इनके साथ, और कोई फलाही प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं शायद। वो कहते हैं ना कि बाज दफा मतलब अब मैं वो लफ्ज़ जरा सख्त हो जाएगा, दुश्मन जो होते हैं आपका दोस्त होता है, मैं वो शायद सख्त हो जाए, लेकिन बात तो वही है कि शायद जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ ना फैज साहब की इतनी ज्यादा लव लास्ट है, ना जनरल बाजवा साहब की है। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि लेट्स कहते हैं बरी द ये पास्ट जो है ना उसको छोड़े, दफन करते हैं। आप और मैं कम से कम आपस में तो हमारी वो फेयर वर्क नहीं होना चाहिए ना कि रोज आप कुछ कहें या मैं कुछ कहूँ। सो वो उन दोनों को सूट करता था। उन्होंने इसमें इनके जन आसिम मुनीर साहब की भी तारीफें की, बड़े प्रोफेशनल हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, नेक हैं, अरब को जानते हैं, गल्फ स्टेट इनका नॉलेज है, अरबी बोलना जानते हैं, सो ही कैन मैनेज इट। अच्छा, उन्होंने इसमें जनरल फैज की बड़ी तारीफें की जो 18-18 घंटे काम करते हैं, मुल्क और कौम के लिए खिदमत है। अगर ये दोनों बड़े अच्छे जर्नल थे अकॉर्डिंग टू बाजवा साहब, तो फिर आपने इनमें से किसी को रिकमेंड क्यों नहीं किया? आप तो जनरल सहर शमशाद साहब को रिकमेंड कर रहे थे, उन्हीं के लिए फाइट कर रहे थे, इनमें से किसी के लिए नहीं था। कभी हमने नहीं सुना जनरल फैज का कहा उन्होंने कि इनको लगा दे 18 घंटे काम करते हैं, आपने कभी इनका भी नहीं कहा। आसिम मुनीर साहब की वजह से तो सारी आपने समरे रोक ली थी, ये सारा क्राइसिस इसी वजह से हो रहा था कि आप उसको जनरल आसिम को ब्लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो तारीफें कर रहे हैं। सो ये चीज़ें उनकी जो है ना एक साइड पे। लास्टली जो उन्होंने बड़ी दो बताई, उस्मान बुज़दार साहब की वजह से ये सारी बोन ऑफ कंटेंशन थी, क्योंकि ये चाह रहे थे अलीम खान साहब को लेकर आए। अलीम खान का ससुर और इनके ससुर की दोस्ती थी। फिर इनके वहाँ पे समधी जो है मिट्ठू में साबिर मिट्ठू साहब हैं, उनकी और मलिक अहमद की जिन्होंने अभी डील करवाई थी, सब कुछ हुआ, वो फिर उनकी आपस में दोस्तियां। सो वो अच्छा, शहजाद अकबर वाज हैंडलिंग नैब, जो इमरान खान कहते हैं जब मैं नैब नहीं चलाने दिया, तो वो समझते हैं जनाब के आपका चला ही सारा शहजाद अकबर रहा था। फिर बुज़दार साहब थे, उनका उन्होंने चीजें की। सो इसमें बहुत सारे मेरा ख्याल है ऐसे, बहुत तारीफें की उन्होंने फरोग नसीम की और हफीज शेख की। हफीज शेख साहब को हटाना जो है, अब लाए भी वही थे। अच्छा, फरोग नसीम साहब को इसलिए तारीफें की होंगी क्योंकि उन्होंने उनका एक्सटेंशन का केस लड़ा था। उनका एक्सटेंशन का जो वकील थे ना वो फरोग नसीम साहब थे, और बाकी ये जो हैं दूसरे उसके बाद ये थे शेख साहब जो हैं वो भी उन्हीं की रिकमेंडेशन थे। फिर तो खान साहब ठीक कह रहे हैं ना कि जनाब के सारे नाम वहीं से आते थे, वजीर भी उनकी मर्जी से लगते थे, उन्हीं की मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी। अब ये देखना है कि इमरान खान साहब, उन्होंने कहा मेरे दिल में भी बड़े राज हैं, सिर्फ 5% मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने भी इमरान खान साहब को एक वेग मैसेज भेजा है, एक मैसेज कि हजूर आप मजीद मुझ पे अटैक करेंगे तो मैं फिर मजीद चीजें बता रहा हूँ। बड़ा लास्टली वो कहते हैं ना कि उसका पॉपकॉर्न का टाइम आ गया है, वो मतलब ड्रामेटिक जब सीन आते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग शिकवा जवाब शिकवा था। ये दोस्तों के हैं जनाब के जो सेम पेज पे थे, जो दुनिया को वो कह रहे थे कि जनाब सेम पेज होगा पाकिस्तान में, हम एक सेम पेज वाले आप जब अपनी स्टोरियां बताने पे आ रहे हैं, वो कहते हैं ना जो पुराने दोस्त हूं जब एक दूसरे का खुदा दुश्मन ना बने, जब दुश्मन बनते हैं तो वो बड़ा खतरनाक किस्म की चीजें फिर बताते हैं। सो ये मेरा ख्याल है वही टाइम्स हैं। अब देखते हैं कि खान साहब इसके जवाब में वो क्या आके काउंटर अटैक करते हैं, और जनरल बाजवा साहब नेक्स्ट टाइम किस सहाफी या एंकर को बुला के मजीद कुछ चीजें जो है ना वो जरा कौम के सामने लाते हैं। इंटरेस्टिंग टाइम जी। क्लास साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद जो मुल्क की माशी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे। डॉलर्स कहाँ गए पाकिस्तान से, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। शब्बर जैदी माहिर माशियात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनके साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और बात करेंगे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन की। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। वालेकुम सलाम जी। क्लास सर बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ज्वाइन किया। मुझे ये बात कहने दें ऑन एयर सर, आप मेरा ख्याल वहद इकोनॉमिस्ट कह लें, एक्सपर्ट कह लें, साफ ज़ाहिर आपकी बड़ा अपना एक प्रोफाइल है, आपने यहाँ पे FBR को हेड किया इमरान खान साहब के दौर में।
मेरा ख्याल 3 साल पहले इमरान खान साहब के दौर से आपने कहना शुरू कर दिया था, ये क्रेडिट आपका बनता है कि जनाब के पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत जो है ना बहुत बुरी है और हम ये बड़े बुरे तरीके से इंतहा डिबाकल की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त से आपने आर्म बेल जो है ना सर, अलार्म बेल आपने बजाना शुरू कर दी थी। अब वही हालत हो गया सर, मतलब आपके 3 साल बाद जो आपने बताई थी। अभी ये हालात जो हैं ये किस तरफ आप इनको जाते देख रहे हैं? मजीद खराबी होगी या ये कहीं ना कहीं रुक सकती है? ये देखिए खरासरा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया सर। मैंने 16 दिसंबर 2021 को हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक तकरीर की थी जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर दिवालिया हो चुका है और उसको अब दिवालिया होने से कोई मुल्क खत्म नहीं हो जाता, उसका मतलब ये होता है कि वो अपने कर्जे अदा नहीं कर पा रहा। तो ये बात मैंने उस वक्त कही थी और मैं उसको पाकिस्तान की जो फिस्कल अकाउंट और जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट और जो पाकिस्तान का एनर्जी अकाउंट है उसको मैं एक बिल्कुल गैर सियासी नजरिए से देख रहा था। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी तकलीफ जो अब मुझे आज हो रही है जो मुझे वो ये है कि उस गिरावट में कोई भी बेहतरी पिछले 1.5 साल से, जब से ये 16 दिसंबर 2021 से लेकर आज दिसंबर की 27 तारीख तक कोई बेहतरी नहीं हुई है, बल्कि जो अक़दाम हमारे हुक्मरान उठा रहे हैं उसने उस तबाही को बिल्कुल आखिर में पहुंचा दिया है। और जो तबाही का बिल्कुल जिसे कहते हैं ताबूत पर आखिरी कील ठोकी है वो डार साहब ने ठोकी है कि जब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 एक्सचेंज रेट होंगे, इंपोर्ट का एक्सचेंज रेट अलग है, एक्सपोर्ट का और रेमिटेंस का एक्सचेंज रेट अलग है। उस चक्कर में पाकिस्तान का सारा जो पैसा है वो हवाले में चला गया है और एक्सपोर्टर पैसे नहीं ला रहे हैं और इंपोर्टर को आप इसलिए बैलेंस करके बैठे हैं कि आप ये समझ रहे हैं कि हम एलसीआर रोक लेंगे और इस तरह हम एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो आखिर में टीका लगा है इसने पाकिस्तान को वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां हमारी पोजीशन बहुत खराब हो गई है। इसमें दूसरी बात ये है कि हमारा वेस्ट में जो है वो क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडे शुरू हो चुकी हैं और अब जो मेरी मालूमात है और जो मेरा तजज़िया है, जो हमारी ट्रांच है वो मार्च से पहले, उनकी बोर्ड मीटिंग से पहले हमें रिलीज नहीं होगी। तो अगर वो रिलीज नहीं होती और हमें अपने दोस्त मुल्कों से पैसे नहीं मिलते तो खुदा ना खास्ता हमारे हालात बहुत दरगू हैं। अच्छा सर, आपने बड़ा इंतहाई एक हकीकत पसंदाना आपने रिव्यू किया है और आप पहले, जैसे मैंने कहा, पहले से कहते रहे बातें। ये कहते हैं मौजूदा जो हमारे हुक्मरान है शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी, डार साहब है और दीगर, ये कहते हैं जनाब ये इमरान खान साहब का 3.5 सालों का किया धला है और वो उसमें अगर किया धरा है जो हम भुगत रहे हैं, ये उनको ब्लेम करते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं भाई साहब मैं तो अच्छी खासी इकॉनमी छोड़ कर किया था, फॉरेन रिजर्व भी छोड़ कर किया था, मैं तो 6-5% ग्रोथ भी छोड़, आप लोगों ने 8 महीने में तबाह कर दिया है। आप एक लम्हे के लिए अपने आप को उससे डिटैच करके, इमरान खान साहब के आप उनके FBR के चेयरमैन रहे हैं, करीबी काम किया है, आप अपना न्यूट्रल सा एनालिसिस देंगे? आप इस हालत में पहुंचने का जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्योंकि मुझे याद है आप उस वक्त भी कह रहे थे इमरान खान साहब के दौर में, हमारे आप उसमें प्रोग्राम में आए थे कि हालात ठीक नहीं है। आपने रिव्यू देना हो तो किसको ब्लेम करेंगे? इनके 8 महीनों को देंगे कि तबाही बर्बादी हुई है जो डार साहब ने कंपनी ने किया, या इमरान खान साहब को 3.5 साल इसके जिम्मेदार हैं? देखिए बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट व्यू देता हूं कि पाकिस्तान की तबाही 1992 के से लेकर 2022 तक चलती रही है। इमरान खान 2018 में आए और 2022-21 में चले गए। इमरान खान ने कोई बड़ी गलती नहीं की है। ये जरूर है कि उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली भी नहीं कर सके सियासी मजबूरी की वजह से, मगर इस पूरी तबाही में इमरान खान का कोई हाथ नहीं है। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि उन्होंने कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाए, मगर जिस पाकिस्तानी मईशत 1992 से लेकर 2018 तक जिस जवाल पे जा रही थी वो जवाल आगे होता गया और वो बड़ी तब्दीली नहीं आ सकी। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बता देता हूँ। मैंने 2016 में एक किताब लिखी थी, इसमें मैंने लिखा था कि पाकिस्तानियों ने 1992 से लेकर 2018 तक 150 अरब रुपया टैक्स फ्री पाकिस्तान 150 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है और ये कानूनी तरीके से गया है और ये उन जमहूरी हुकूमतों का दौर है जो 1992 से लेकर 2018 तक रही, जब इमरान खान इस मुल्क में नहीं थे। तो वो जो पाकिस्तान में नहीं सर, उसमें मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, 9 साल जनरल मुशर्रफ के भी तो थे सर, 9-10 साल। हाँ, जो भी जनरल मुशर्रफ दरमियान में वो भी तो रहे ना सर।
जनरल मुशर्रफ का इसमें कोई, जनरल मुशर्रफ ने उस मामले में कोई तब्दीली नहीं की, वो भी उसी का हिस्सा है। और पाकिस्तान ने 150 अरब रुपए, मैं आपको किसी प्रोग्राम में बुलाएं, मैं आपको बता सकता हूँ कि किस, मैं नाम तो नहीं ले सकता मगर बता सकता हूँ किसके पैसे कहाँ पे क्यों पड़े हैं, कैसे गए हैं। तो ये सब पता है हमें। अब ये तबाही जो 150 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान जाने से हुई है, तो एक इतना बड़ा मुल्क जिसका लोन टोटल 130 बिलियन डॉलर है और 150 की फिगर मैं दे रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, डार साहब ने जब आखिरी 2018 में थे तो उन्होंने कैबिनेट में एक समरी प्रेजेंट की थी, कैबिनेट में, और वो रिकॉर्ड पर है, उसको साइन किया था तारिक बाजवा साहब ने, वो रिकॉर्ड पर है, चेक कर लें। इसमें तारिक बाजवा साहब, डार साहब ने कहा था कि मुझे क्रेडिट स्विस के इन्वेस्ट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर पड़े। ये कैबिनेट की समरी। हाँ बिल्कुल है सर, हमने स्टोरी की हुई है। मुझे ये बताइए, मैंने उस वक्त डार साहब को ये कहा था कि नहीं सर आपकी फिगर गलत है, ये 150 अरब है। तो सर मुझे ये बताओ रहू करासरा, जब 150 अरब हमने पाकिस्तानियों को कहा कि बाहर ले जाओ, अब किसका है वो हमें सबको पता है। तो अच्छा, जब नहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का 150 अरब डॉलर है। अच्छा, या इन्होंने जो फॉरेन एक्ट बनाया था, फॉरेन करेंसी एक्ट, उसके जरिए इन्होंने फैसिलिटेट किया कि पैसे बाहर ले जाएं। ये मनी लॉन्ड्रिंग इस पे बहुत छोड़ा है, ये सिर्फ फॉरेन करेंसी एक्ट का इस्तेमाल है 1992 वाला, 1992 वाला जी, उसने तबाही पाकिस्तान में फेर दी। और वो एक्ट जो लाया गया था, और शायद मैं आज आपके प्रोग्राम में दोबारा कहता हूँ, वो एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो हुदैबिया इंजीनियरिंग का केस था उसमें ये वास्ता हुआ था कि ये होना है। तो अब ये लंबी कहानी है, तारीख में जाने का जरूरत नहीं है, मगर अब आप मुझसे ये सवाल करें कि आगे क्या करना है। अच्छा सर, इससे पहले हम आगे पे जाएं सर, एक बड़ी आज खबर है ये बड़ी सारी कि अफगानिस्तान को डॉलर जा रहे हैं रोजाना की बुनियादों पे, वो बता रहे हैं मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे हैं, लीगलाइज तरीके से भी जा रहे हैं, हर बंदा $1000 अफगानिस्तान लेकर जा सकता है। और रोजाना का बताया जा रहा है 15,000 के करीब लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं अफगानिस्तान, वो लेकर जाते हैं। अनऑफिशियल चैनल से भी जा रहा है, ये आज बाकायदा बहुत बड़ी स्टोरी है, ये डान में भी आई है कि यहाँ से लोकल मार्केट से करेंसी खरीद के सारी अफगानिस्तान भेजी जा रही है। सर इसमें कस्टम्स बॉर्डर फोर्सेस का क्या? जी सर, पाकिस्तानियों को असल में बात यह है कि पाकिस्तान में लोग सच नहीं बोलते और हकीकत को सामने नहीं करते। पाकिस्तान में जितनी भी हमारी नॉर्दर्न एरिया की इंडस्ट्रीज हैं, सब जितनी भी नॉर्दर्न एरिया में इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास कोयला अवेलेबल नहीं है और वो कोयला अफगानिस्तान से खरीद रहे हैं। अफगानिस्तान में बामियान में तालिबान ने कोयले को डेवलप किया है और तालिबान कोयला बेच रहे हैं पाकिस्तानी को, और वो तमाम कोयला इस्लामाबाद में रुपए की शक्ल में बिकता है, रुपए में बिकता है, डॉलर में नहीं बिकता। पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज डॉलर में कोयला खरीदती हैं, उसकी मार्केट इस्लामाबाद में मौजूद है, सबको पता है कि कोयला पाकिस्तान में जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, इंडस्ट्रियल कोयला इस्तेमाल हो रहा है, वो कराची से नहीं आ रहा, वो बामियान का कोयला है जो कि पाकिस्तान में आ रहा है और वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। उसकी पेमेंट रुपी में हो रही है। अब वो रुपी में जब पेमेंट अफगानी ले रहा है, अब वो अफगानी रुपये में पेमेंट लेने के बाद अपने मुल्क में डॉलर कैसे ट्रांसफर करता है वो आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ वो क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल सबके सामने है। आप सिर्फ कोयले की ट्रेड उठा लें, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। कोयला वहां से आ रहा है, आटा यहाँ से जा रहा है, चावल वहां से चावल जा रहा है, तेल जा रहा है। ये सर ये तो ऑफिशियल ट्रेड है, ये ऑफिशियल ट्रेड है जो हमें करनी चाहिए, डेफिनेटली म्यूचुअल ट्रेड है, वहां से ड्राई फ्रूट आ रहा है, फल आ रहे हैं। जी सर, मगर सर उन पे सैंक्शन लगी हुई है ना सर, उन पे सैंक्शन लगी है, मुझसे कोयला इंपोर्ट नहीं कर सकते, एलसी नहीं खोल सकती ना सर। प्रॉब्लम समझे ना डॉक्टर साहब, हम उनसे एलसी नहीं खोल सकते ना सर इंटरनेशनल। आप प्रॉब्लम को भी समझे ना सर। ये बात पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि वो टेक्निकल बात को समझते नहीं है। कोयला बड़ी तादाद में आ रहा है, अब उसको कैसे हैंडल करेंगे, सेटल करें ना सर। ठीक, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि ये कोई सेंसिटिव स्टोरी है, सेंसिटिव स्टोरी नहीं है, ये बिजनेस प्रपोजिशन है कि अफगानिस्तान का कोयला सस्ता पड़ता है और वो लोग खरीद रहे हैं। कोयले के अलावा सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आज स्टोरी डान में आई है और इससे पहले भी इमरान खान साहब ने भी कहा है, ये डार साहब ये सारे कह रहे थे कि हमारा डॉलर जो है वो अफगानिस्तान को वो हो रहा है, स्मगल हो रहा है। तो खान साहब ने भी कहा है, डार साहब भी कह रहे हैं कि वहां से अनऑफिशियल चैनल से जा रहा है। एक सारा कोयला तो नहीं जा रहा सर रोजाना का, मतलब उसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने $15 मिलियन की अमाउंट बताई है डेली की। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की डॉलर की डिमांड जो है वो इतनी बड़ी नहीं है कि पाकिस्तान के डॉलर को इस बुरी तरह अफेक्ट कर सके। प्रॉब्लम ये आ गई है कि डार साहब जब कह रहे हैं कि मैं जुगाड़ करके डॉलर को बैलेंस करूंगा, और पाकिस्तान के डॉलर की रियल वैल्यू वो नहीं है।
तो 30 रुपए का फर्क पे कैसे चल सकता है सर? आप बोलिए सब वो तो ठीक है। अच्छा सर, एक और बताइएगा सर, एक और बताइएगा, आपने बड़ी अहम बात की कि हमारा एक्सपोर्टर जो है, जिसके लिए हम अपना आके रुपीस को डिवैल्यू करते हैं, गैस इनको सब्सिडाइज देते हैं, बिजली देते हैं, इनको टैक्स ड्यूटी सब कुछ देते हैं सर, उसके बावजूद इस वक्त जब पाकिस्तान को डॉलरों की जरूरत है, हमारा एक्सपोर्टर इस वक्त सबसे ज्यादा सेल्फिश बना हुआ है कि वो पैसे वापस नहीं ला रहा कि डॉलर का रेट जरा ऊपर जाएगा, 225 पे मैं क्यों ना हूं, क्योंकि मार्केट में 240 का बिक रहा है। तो हमारे एक्सपोर्टर को मैं सबकी नहीं बात, उनको कोई इस मुल्क की केयर नहीं है, कोई थोड़ी सी, वो ख्वाजा आसिफ हमें याद आ जाते हैं जो वो कहते होते थे, उन्होंने कहा था तो ये मुल्क है तो वो है ना, उन्होंने डॉलर बहर रख लिया कि रेट बढ़ेगा हम फिर लेंगे सर। हालांकि हाँ, आवाम से सब्सिडीज लेते हैं, रहते लेते हैं, इसी दिन के लिए लेते हैं ना सर ये, अब वो पैसा नहीं ला रहे, आप बता रहे हैं। देखिए सर, बात यह है कि एक्सपोर्टर को ये अलाउड है कि वो 10% बाहर रख सकता है लीगली। तो अगर आप 30 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 3.5 बिलियन डॉलर तो वैसे ही बाहर रख सकते हैं वो, और उसके बाद वो अपनी एक्सपोर्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। मगर क्लासा साहब, इस वक्त पाकिस्तान का डॉलर नहीं आ रहा, उसकी बड़ी वजह रेमिटेंसेस का फर्क है। जो रेमिटेंसेस हवाले में ट्रांसफर हुई हैं वो बहुत बड़ी तादाद में चली गई हैं, तो वो उन चीजों को हमें रियलाइज करना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दो एक्सचेंज रेट का जो तरीका है ना, एक एक्सचेंज रेट एक्सपोर्ट का और एक एक्सचेंज रेट इम्पोर्ट का, ये नहीं चल सकता, ये बिल्कुल खुदकशी है। ठीक है। शब्बर साहब, थोड़ा सा आप वे फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, मैं उसकी तरफ आऊंगी। आपने गालिबन किसी प्रोग्राम में कहा कि केयर टेकर सेटअप जो है वो आ जाना चाहिए, तो आपको लगता है कि IMF जो है वो जो नेगोशिएशंस का अमल है वो किसी केयर टेकर सेटअप के साथ अच्छी तरह से निपटा लेगा, या फिर ये कि वो तो मुंतखब हुकूमत को नहीं प्रेफर करेगा कि वो आए तो उनसे बातचीत हो? देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा, मैंने जो पहले बात की इसको थोड़ा रिलेट करें। मैंने आपको कहा कि अगर ये ट्रांच का केस चला जाता है मार्च तक, तो मार्च के बाद अगर मार्च से ट्रांच आने वाली है तो फिर आपको IMF बात नहीं करेगा आपके सिटिंग गवर्नमेंट के साथ, और वो बात करेगा केयर टेकर के साथ या आने वालों के साथ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इमरजेंसी पाकिस्तान में अराइज हो गई है इन द लास्ट 2-3 वीक्स और 4 वीक्स में, उस इमरजेंसी में मेरा सजेशन तो ये है कि आप मार्च में केयर टेकर को लेकर आएं और उनको थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड देने के बाद उनसे फैसले कराएं, वो फैसले कराएं जो बड़े तल्ख फैसले हैं, मगर मजबूरी है, IMF वाले करा रहे हैं। जब वो तल्ख फैसले कर लें, उसके बाद IMF इससे एग्री कर जाएगा। जब वो तल्ख फैसले कर लें, उसके बाद इलेक्शन करा के आप गवर्नमेंट को इसके हवाले करना है कर दे, जो भी जीत के आता है। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फैसले जो हम करने जा रहे हैं वो फैसले ये कर सकेंगे। मैं मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, IMF ये कहता है कि आपका टैक्स टू GDP रेशो 15% होना चाहिए, 10% का रेशो है आपका। अच्छा, हमें पता है कि टैक्स कैसे लगा सकता है, मैं चेयरमैन FBR रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे पता है क्या करना है, मगर मुझे नहीं करने देंगे। तो अगर आपने गवर्नमेंट को लाना है और चलाना है तो वो तो फिर आपसे मांगेंगे टैक्स टू GDP रेशो 15%, तो वो आप दुकानदारों से लेंगे, उन लोगों से लेंगे जो नहीं दे रहे, तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये तो पाकिस्तान एक विशेष सर्कल में फंस गया है, और पाकिस्तान की जो आज की हालत है उसमें सिवाय नेशनल गवर्नमेंट या केयरटेकर गवर्नमेंट के माशी हालात का कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन जीत के आएंगे और मुल्क इकोनॉमी चला लेंगे, तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश होगी, और अगर मुझसे वो मशवरा लें तो मैं उनको एडवाइस नहीं करूंगा कि वो इस वक्त गवर्नमेंट में आए। ठीक है शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, एक तो मुल्क की सिचुएशन बहुत अलार्मिंग, ऊपर से शब्बर जैदी साहब ने वैसे पहले भी उन्होंने बता दिया था, अलार्म कर दिया था कि ये सिचुएशन आने वाली है, और अब वो इस सिचुएशन के बारे में जिस तरह से खुल के बात कर रहे हैं, क्या लगता है आगे? बड़े अहम, वो हमेशा खुल के बात ही करते हैं, ये उनकी क्वालिटी। जहाँ पे नहीं कह सकते वो कह देते हैं भाई साहब ये रेड लाइन है, मैं आगे नहीं जा सकती, ये उनकी क्वालिटी है कि वो कहते हैं अननेसेसरी रिस्क होते हैं ना, वो मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, ये मेरी राय है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही भी, उन्होंने कि मैं बता सकता हूँ 150 अरब डॉलर जो है वो कहाँ पे गए, किधर गए, किन लोगों ने भेजे, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा। ये उन्होंने बात की अभी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया आपके सवाल का। उन्होंने वो ये कहते हैं कि मैं अगर इमरान खान को एडवाइस करूँ, वैसे तो खान साहब किसी का एडवाइस नहीं लेते, ये सबको पता है, वो खुद ही माशाल्लाह समझदार हैं। कामयाब लोग वैसे अपने आप को समझदार समझते हैं। दैट्स द रीजन वो थिंक दैट वी आर एट द टॉप। तो उन्होंने कहा मैं हूं तो मैं इमरान खान साहब को कहूँ जनाब आप इस वक्त हुकूमत में ना आए,
या वो जो कह रहे थे वो भी इमरान खान साहब की बचत के लिए बात कह रहे थे कि पहले एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत है, वो सारा बैगेज, वो लगेज, जो भी सारे मुश्किलात हैं वो करे और फिर उसका पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो इलेक्शन लड़े, उन पे ना हो जाए। अब सवाल ये है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े फैसले करने के काबिल नहीं हैं कि जो मुल्क की सर्जरी करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क को बहुत बड़ा खुदा ना खासा नुकसान लासेज हो सकते हैं, तो ये किस चीज़ के लीडर हैं, ये किस चीज़ के हुक्मरान हैं? मतलब वोट लेने के लिए मुल्क को तबाह करने को तैयार है, मैं तो फैसला नहीं करूंगा क्योंकि 4 लोग में वोट नहीं देंगे, तो फिर आप आप क्या करने आते हैं हुकूमत? फिर तो आप काम ना रहे ना। ये कॉमन आदमी जो डरता है ना फैसले करने से, ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, फलां होगा, आप अपना वोट बचाने के लिए, कोई भी हो, ये हूं या वो हूं, इमरान खान साहब हूं या ये हूं, शरीफ हूं, वोट बचाने के लिए मुल्क के इंटरेस्ट देखने को तैयार नहीं। जो तबाही मची हो, जो बर्बादी हमें नजर आ रही है, आप बड़े लोग हैं, बोर्ड फैसले कर सकते हैं तो करें, फिर करके दिखाएं। अगर नहीं कर सकते हो देन यू आर ए कम नंबर 1। दूसरा वो कह रहे हैं खान साहब को मशवरा दूंगा कि आप इस वक्त इक़्तिदार में ना हो, तो मुझे उस पर हंसी आके, उन बात तो ठीक ही उन्होंने, इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की हैं कि मैं क्या, खान साहब तो पावर में आने के लिए पिछले 8 महीने से वो जिस तरह की उसका शिकार हैं, वो रेस्टलेसनेस का शिकार हैं, बेचैनी का शिकार हैं, लड़ाई झगड़े मार कुटाई आपके सामने वहाँ पे हंगामे हुए, लाठीचार्ज हुए, यहाँ पे धरने हुए, खान साहब को भी गोली लग गई, लोग मार गए, गोलियां, मतलब पूरी एक ब्लॉकबस्टर, एक इस पे फिल्म बन सकती है जो कुछ पिछले 8 महीनों में हुआ है, बहुत बड़ी मूवी। तो वो मशवरा दे रहे हैं जनाब कि आपको सब पावर में नहीं आना, जो भाई पावर के लिए तो सारा कुछ कर रहे हैं। इन शरीफों ने अपनी पूरी की पूरी सियासत डबो दी, इन्होंने 8 महीने साल के लिए लेके खान साहब को हटा के पावर के लिए कि हम अपने केसेस खत्म कराएंगे, अपने ऊपर खत्म कराएंगे। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। अब इसमें सवाल ये भी है ना कि मुल्क नहीं रहेगा तो इस पावर पॉलिटिक्स को लेकर जाएंगे किधर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपने एक्सपोर्टर का सुन लिया ना, अभी टाइम नहीं है, ये इस मुल्क का एक्सपोर्टर है, जरा उनके हुब्बुल वतनी उनकी मुलायजा फरमाए, पैसे बहर रख के बैठे होंगे, 10 रुपए रेट बढ़ेगा तो फिर लेंगे। यही आवाम इनको अपने टैक्सेस से, अपनी कमाइयों से, ये वो वक्त नहीं है जिस वक्त ये थोड़ा सा फायदा सही बात है कि मुल्क बचेगा तो आप फिर उसके बाद जो भी अपने माल कमाना है ना कमा लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्लास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हमें डिस्कशन को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।